हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने जो BSTC की नैया पार कराने की जो सीरीज चल रही थी, उसके अंदर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज जो मैं कंटेंट इकट्ठा करके लाया हूँ, ऐसा कंटेंट है आप BSTC के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करोगे तो इनमें से जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन क्विज स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चनों की क्विज है, आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बहुत सारी जानकारी, ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपने कभी भी सुना नहीं होगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है अपना, ठीक है, कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, ये सबको पता होगा आपको कि अगर राजस्थान का इतिहास आप पढ़ते हो तो सब जानते हो कि राजस्थान में इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आप बात करता हूं कि श्यामल दास ये कौन थे, तो ये श्यामल दास जी भीलवाड़ा के कवि थे। कहाँ के कवि थे? भीलवाड़ा के कवि थे श्यामल दास जी। और इनकी जो, इनको कहते थे कवि राजा। क्या नाम था इनका? कवि राजा। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे सज्जन सिंह ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? कवि राजा की उपाधि थी। सज्जन सिंह की बात मैं बताऊं आपको तो सज्जन सिंह ने 1880 के अंदर, कब की बात है? 1880 के अंदर वहां पे एक सभा खोली थी जिसका नाम है महाइंद्र राज सभा। इंद्र राज सभा। ठीक है, ये मेवाड़ का सबसे बड़ा कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था महाइंद्र राज सभा। अब मैं बात करूं वापस से श्यामल दास की, तो भीलवाड़ा के कवि थे। इनकी पुस्तक का नाम था वीर विनोद। क्या नाम था भाई? वीर विनोद। ठीक है, और वीर विनोद में इन्होंने ये कहा है कि मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग है? 84 दुर्ग है, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेला किसने करवाया है? 32 दुर्ग, और 32 दुर्गों का निर्माण अकेला किसने करवाया है? कुंभा ने करवाया है। इस वजह से कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप किसके बारे में? कवि राजा श्यामल दास के बारे में। अब देखो मैं आपको बात बताता हूँ, सूर्यमल मिशन की बात बताता हूँ आपको। किसकी बात बताऊं? सूर्यमल मिशन। ये कहाँ के थे? तो ये बूंदी के कवि थे भाई। कहाँ के थे? बूंदी। अब मैं हमेशा क्रिकेट खेलने जाते थे, मेरा दोस्त प्रदीप और हम क्रिकेट खेलने जाते थे, तो आज बूंदी के पास में एक जगह पड़ती है हिंडोली, तो मैं उसको याद करवाता था कि यार हिंडोली के पास में एक गांव है हिनाणा। तो मैं कहता कि यार प्रदीप, हिंडोली हिनाणा सूर्यमल मिशन, हिंडोली हिनाणा सूर्यमल मिशन। तो हम तो इस तरीके से हमने याद कर रखा था। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखना कि सूर्यमल मिशन बूंदी के पास में कौन से गाँव के थे? हिनाणा गाँव के थे। ठीक है, अब इसकी क्या खास बात है हिनाणा की? ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि सूर्यमल मिश्र की 2 किताबें थी। एक का नाम है वीर सतसई और एक का नाम है वंश भास्कर। क्या नाम है? वंश भास्कर। ठीक है, ये दोनों किताबें इसके थी। तो जो ये है, क्या नाम है, सूर्यमल मिशन है, ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये बूंदी का एक हुआ करता था महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये राम सिंह के दरबारी थे। ठीक है, और सूर्यमल मिशन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राज्य कवि कहा जाता है। सूर्यमल मिशन कौन से कवि है? राज्य कवि है। ठीक है, तो ये देखना आप, हरना या हिनाणा दोनों कहते हैं इसको। हिनाणा भी कहते हैं और भी क्या कहते हैं? हरना भी कहते हैं। एक अपने ध्यान रखना, ये हरना और हिरणी, जैसे एक भीलवाड़ा के अंदर एक जगह फेमस है जहाँ के महादेव जी है, हरणी महादेव जी। कौन से महादेव जी? हरणी के महादेव जी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि राजस्थान में इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। अब टोड की मैं इतनी सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इतनी बातें तो मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, लेकिन बोलूंगा ज्यादा, तो ध्यान रखना। सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। आप कहोगे कि सर ये तो कर्नल जेम्स टोड नाम तो गोरा लग रहा है, फिर राजस्थान में इतिहास का जनक कैसे हो गया? क्या ये राजस्थान में आया था क्या? तो सुनो, देखो बात भाई। 1782 में लिंगटन शहर पड़ता है और लिंगटन शहर इंग्लैंड में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी का, कौन सी कंपनी का? EIC कंपनी का कर्मचारी बनकर सबसे पहले भारत के अंदर आया था। ये 1799 के अंदर। कब आया था? 1799। कहाँ आया था? तो बंगाल आया था सबसे पहले। फिर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राजस्थान के अंदर भेज दिया। 1806 में पहली बार ये कहां पर आया था? उदयपुर आया था। ठीक है, उसके बाद में वापस चला गया। वापस आया था ये 18 मार्च 1818 को 2 रियासतों का, मेवाड़, एक तो कौन सी है? मेवाड़, एक कौन सी है? हाड़ौती।
मेवाड़ और हाड़ौती रियासत का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि सबसे पहले मेवाड़ रियासत का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, पहली बार में कौन बनकर आया था? कर्नल जेम्स टोड आया था। इधर रहा, घोड़े पे घूमता था, इस वजह से घोड़े वाले बाबा कहलाया। ठीक है, यहां से वापस चला गया था, भारत छोड़ दिया था। इसने कब छोड़ दिया था? 1822 के अंदर, और भारत छोड़ा तब ये अपने चित्तौड़ के अंदर एक झील पड़ती है, मानसरोवर झील। ठीक है, वहां से मानमोरी का शिलालेख लेकर गया था, लेकिन उसको वजन ज्यादा होने के कारण इसमें फेंक दिया, समुद्र के अंदर फेंक दिया। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है? कर्नल जेम्स टोड की इंपॉर्टेंट बातें, ये भारत कब छोड़ा था ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसकी पुस्तक है जो 1829 में प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? द एनाल्स, अपने राजस्थान के इतिहास की पहली पुस्तक है, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, कब की बात है? 1829 की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी भी एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के इतिहास की पहली पुस्तक है कौन सी है? द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब प्रकाशित की गई थी? 1829 के अंदर। इसी पुस्तक का दूसरा भाग है, अब मैं इधर लिख देता हूं, इसी पुस्तक का कौन सा भाग है? दूसरा भाग है, उसका क्या नाम है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसका दूसरा भाग है, स्टेट ऑफ इंडिया। किस पुस्तक का दूसरा भाग है? एनाल्स एंटिक्विटीज। ये जो है, ये भाग कब प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किया गया था 1832 के अंदर। देखो, पहला भाग कब आया था? 1829 के अंदर। रायथाना, रजवाड़ा, ये सारे नाम कर्नल जेम्स टोड ने इसी पुस्तक के अंदर दिए थे। 1832 में द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया, इसका प्रकाशन किया गया था। इसकी एक और पुस्तक थी कर्नल जेम्स टोड की, जो मृत्यु है, मृत्यु तो इसकी कब हो जाती है? 1835 के अंदर हो जाती है। लेकिन इसकी एक और पुस्तक प्रकाशित हुई थी बाद में 1839 में। उस पुस्तक का नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा, द ट्रेवल इन वेस्टर्न राजपुताना स्टेट। ठीक है, तो पश्चिमी भारत की यात्रा, ये इसके कर्नल जेम्स टोड की बातें हैं। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि टोड का गुरु कौन था? अरे टोड का गुरु कौन था? तो टोड का गुरु का नाम था जैन यति ज्ञानचंद्र। ये जो सेकंड पुस्तक थी, ये इसी को समर्पित करके गया था। ये सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि जैन यति ज्ञानचंद्र ये क्या था? कर्नल जेम्स टोड का गुरु था। तो ये सारी बातें अपने किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की है। और मैं अगर कहूं आपको, तो मेवाड़ के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। और दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 के अंदर, उसको कहा था इसने मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड ने जो गुरु शिखर को संतों का क्या कहा था? शिखर कहा था। ठीक है, बहुत सारे कमेंट है वैसे तो बताने में, लेकिन इतने इसके बहुत है। अब बात करते हैं, अपने एक बच गया अपने पास, कौन बच गया? बंदायूनी। ठीक है, तो बंदायूनी की बात मैं कर देता हूँ, इधर लिख देता हूं मैं बंदायूनी के बारे में। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेड कर लेते हैं। अब बंदायूनी की बात करूं मैं, तो बंदायूनी जो है ये अकबर के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में। इसकी किताब का नाम था मुंतखब उत तवारिख। अब ये इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। ठीक है, बंदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 के अंदर भाग लिया था। मानसिंह और आसफ का जब अकबर के जो दो सेनापति आए थे, तो उनके साथ बंदायूनी भी हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर आया था। ठीक है, अब बंदायूनी ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है मुंतखब उत तवारिख। और इसके अंदर बाबड़े ने कड़ी सच्चाई लिखी है। इसने कहा कि हमारे अंदर इतना साहस नहीं था, मुगलों की सेना के अंदर इतना साहस नहीं था कि हम महाराणा प्रताप की सेना का क्या कर सके? सामना कर सके। इस वजह से हमने जब भी वहां से मौका मिला, हमने चप्पलें हाथ में ली और पानी भी हमने अजमेर में आके पिया था। क्यों पिया था? क्योंकि हमारे को यह डर था, क्योंकि क्या पता जो महाराणा प्रताप की सेना है, जो भील सैनिक है, वैसे ही इनकी रसद सामग्री लूट लूट के परेशान कर दिया था। इस वजह से हमारे को यह डर था कि कहीं घात लगा के नहीं बैठी हो। इस वजह से ये भाग कर कहां गए थे? अजमेर आ गए थे। तो मुंतखब उत तवारिख ये किताब का नाम है, बंदायूनी की किताब है। अकबर के दरबार में रहता था। हल्दी घाटी के युद्ध की आंखों देखा वर्णन यदि कोई करता है तो वो कौन करता है? बंदायूनी करता है। ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे अगर ये जो पीडीएफ है यही आपको कहां मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपने
बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? देखो भाई, अब ये जो है मैं सारा ही बता देता हूं आपको, ठीक है। चंद्रप्रदाई, ये चंद्रप्रदाई जो अपने अजमेर के पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, इसके दरबार में रहा करते थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। रासो का मतलब होता है भाई साहित्य, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब 1192 के युद्ध में मोहम्मद गोरी जब इसको पकड़ के ले जाता है पृथ्वीराज थर्ड को, तब ये चंद्रप्रदाई और गोरी क्या ना, चंद्रप्रदाई को और किसको, पृथ्वीराज थर्ड को उधर ले जाता है तो उधर ही मार देता है। तो कहता है कि एक थाल मरण एक थाल जन्म। आगे और बात सुनो, इस पृथ्वीराज रासो के अंदर जो जयचंद की बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता, संयोगिता, जयचंद गढ़वाल कन्नौज का था संयोगिता, ठीक है। किसकी बेटी थी ये? जयचंद की बेटी थी। अब जयचंद, संयोगिता विवाह करना चाहती थी किससे? अपने पृथ्वीराज थर्ड से, लेकिन जयचंद नहीं करना चाहता था, तो संयोगिता इसके साथ भाग कर आ जाती है। फिर ये गाना भी फेमस हुआ था कि मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। तो ये संयोगिता किससे शादी कर लेती है? फिर बाद में पृथ्वीराज थर्ड से शादी कर लेती है। और इसलिए वर्णन किस किताब में मिलता है अपने को? पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलता है। आगे देखो, जयानक, जयानक से आप इसे लिख दो पृथ्वीराज विजय। कौन सी किताब लिखी थी इसने? पृथ्वीराज विजय, ठीक है। जोधराज की बात करूं मैं तो इसने लिखी थी हमीर रासो, हमीर रासो। अब अपने पास क्या है? बीसल देव रासो किसने लिखी थी? तो तीनों में तो नहीं है भाई, तो फिर किसने लिखी थी? नरपति नाले ने। बीसल देव रासो है, इसी का दूसरा नाम है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। अब विग्रहराज चतुर्थ की और सारी मैं आपको बातें बताता हूँ। विग्रहराज चतुर्थ की एक नाटक है जिसका नाम है हरिकेल, संस्कृत भाषा के अंदर लिखी हुई हरिकेली, ठीक है। और मैं आपको बात करूँ, ये जो बीसल देव रासो है, इसमें जो विग्रहराज है और इसकी जो पत्नी थी, इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में इसने लिखा था। और विग्रहराज जो चतुर्थ है, इसी के दरबार में रहता था सोमदेव। कौन रहता था? सोमदेव। इसने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ललित विग्रहराज। क्या नाम है? ललित विग्रहराज, ठीक है। और मैं अगर बात करूं आपको, तो विग्रहराज चतुर्थ ने क्या बसाया था? बिशुलपुर, बिशुलपुर गांव इसी के नाम पर है। और यहाँ पे कौन सा मंदिर बनवाया था? शिव मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया, शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया, ठीक है। तो ये सारी बातें किसकी है? विग्रहराज चतुर्थ की है, ठीक है। ये चीजें आप देखना। बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नाले ने, ओके। इसकी भाषा गोडवाड़ी भाषा है, ठीक है। पाली की बाली तहसील से लेकर जाहोर की आहोर तहसील के बीच में जो भाषा बोली जाती है उसे गोडवाड़ी भाषा कहते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन कौन सा है? मारवाड़ा प्रगणारी विगत किसकी रचना है? तो देखो ये मैं आपको सारी बताता हूँ। जो मैंने ये ऑप्शन इसके अंदर डाले हैं ना, ये ऑप्शन ऐसे है कि ऐसे क्वेश्चन, यदि आप इसको क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप इसको पहुंच करके आंसर देने की कोशिश करो। और बाकी ये जितने भी ऑप्शन है इनके अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए हमेशा लेके आऊंगा, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है पद्मावत। क्या नाम है भाई? पद्मावत। 1540 के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी अयोध्या के आसपास में रहता था। तो कौन सी भाषा के अंदर लिखी थी इसको? अवधी भाषा के अंदर। फिर मैं आगे और बात बताऊं कि मलिक ये जो है इस पद्मावत में क्या है, तो रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन कर रखा है। किसका वर्णन कर रखा था? रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन कर रखा है। आगे देखो, ये जो वीरबाण है इसकी पुस्तक का नाम है राजरूपक। अब ये वीरबाण कौन है, किसके दरबार में रहता था? तो वीरबाण अपने मारवाड़ के एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था अभय सिंह। क्या नाम हुआ करता था? अभय सिंह। अभय सिंह के दरबार में रहते थे। क्या क्या वर्णन मिलता है इस राजरूपक में? तो राजरूपक में अपने को अभय सिंह के द्वारा किया गया अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है, अहमदाबाद। और एक और इसके दरबार में रहता था वीरबाण और कर्णिदान। कर्णिदान की पुस्तक का नाम था सूरज प्रकाश, ठीक है ना। मोड़ोद नैणसी। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? मारवाड़ा प्रगणारी विगत किसकी रचना है? तो मारवाड़ा प्रगणारी विगत किसकी रचना है भाई? अपने मोड़ोद नैणसी की है। मारवाड़ा प्रगणारी विगत इसको कहते हैं मारवाड़ का गजट भी कहते हैं इसको, मारवाड़ का गजट या मारवाड़ का गजेटियर। मारवाड़ का क्या कहते हैं इसको? गजेटियर, ठीक है। अब मोड़ोद नैणसी की एक और रचना, पहले मोड़ोद नैणसी के बारे में मैं बताता हूं आपको। अपने मारवाड़ के एक राजा थे जिसका नाम था जसवंत सिंह, ठीक है। जसवंत सिंह के दरबार में रहा करते थे ये मोड़ोद नैणसी। मोड़ोद नैणसी की जो राजस्थान की जो पहली ख्यात है उसका नाम है नैणसीरी ख्यात। कौन सी ख्यात है भाई? नैणसीरी ख्यात। ये राजस्थान की पहली ख्यात है,
राजस्थान की पहली ख्यात, ठीक है, ये किसने लिखी थी? अपने मोहनोद नेणसी ने लिखी थी। हुआ क्या था, जसवंत सिंह मोहनोद नेणसी में और इसके भाई का नाम था सुंदरदास, दोनों के अंदर पैसे मांगता था। पहले मोहनोद नेणसी जो है मतलब अपने जो मारवाड़ का प्रधानमंत्री हुआ करता था, लेकिन बाद में जसवंत सिंह इनको पकड़कर जेल के अंदर बंद कर देता है। तो फिर इसने सोचा कि यार ये दुनिया, ये महफिल अपने काम की नहीं है, तो इसने जेल में क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। ठीक है, ये जो मोहनोद नेणसी है ये राजस्थान का अबुल फजल है, राजस्थान का अबुल फजल। ठीक है, इसको अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान का अबुल फजल कौन है? तो मोहनोद नेणसी है। लेकिन राजस्थान का अबुल फजल मोहनोद नेणसी को कहने वाला कौन है? तो उसका नाम है मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद, इसने मोहनोद नेणसी को राजस्थान का क्या कहा था? अबुल फजल कहा था। दयाल दास, ये दयाल दास अपने बीकानेर की रतन सिंह के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, इसकी भी राजस्थान की पहली ख्यात तो कौन सी है? नैनसिरी ख्यात। लेकिन राजस्थान की जो अंतिम ख्यात है वो दयाल दास ने लिखी थी, उसका नाम है बीकानेर, बीकानेर रे राठौड़ोरी, बीकानेर रे राठौड़ोरी ख्यात। ठीक है, इसमें बीकानेर के साथ साथ जोधपुर राज्य का वर्णन भी मिलता है और इसमें बीका से लेकर सरदार सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। सरदार सिंह के तक बीकानेर के राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, बीका कौन था जिसने 1488 के अंदर कौन से शहर की स्थापना की थी? बीकानेर शहर की स्थापना की थी। 1545 शुद्ध बैसाख सूरमा थावर बीज थरपी और बीको बीकानेर आका तीज के दिन। ठीक है, तो ये अपना मारवाड़ा परगनारी विगत किसकी रचना है? मोहनोद नेणसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार राजा से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कौन सी शाखा पूछी है? प्रतिहार पूछा है। कहने का मतलब ये मंडोर, मंडोर के अंदर प्रतिहारों का शासन था भाई। तो ये कह रहा है कि किसका शासन है? तो मैं इसका सीधा सीधा आंसर बताऊं आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा कुक्कुक। मतलब घटियाला शिलालेख का संबंध, घटियाला शिलालेख किसके समय का अभिलेख है? कुक्कुक के समय का अभिलेख, और प्रतिहारों की जानकारी अपने को देता है। अगर मैं बात करूंगी यशपाल, तो यशपाल जो ये प्रतिहारों का ये अंतिम शासक था, प्रतिहारों का अंतिम शासक यही हुआ करता था। ठीक है, अंतिम शासक। ठीक है, कुक्कुक की मैंने बात बता दी। प्रतिहारों की जो वंशावली है, प्रतिहारों की वंशावली ये रजिल से स्टार्ट होती है। वंशावली किससे स्टार्ट होती है? ये रजिल से स्टार्ट होती है। वत्सराज की मैं बात करूं तो ये प्रतिहारों का, किसका? प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक है। प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक है ये। ठीक है, संस्थापक। अब आप मुझे कमेंट करके बताना, यहाँ पे वत्सराज है और एक और मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे वासुदेव। तो वासुदेव कौन से वंश का संस्थापक है? आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया अपना। तो प्रतिहार शाखा जो घटियाला शिलालेख का संबंध किससे है? कुक्कुक से है। कोकल से नहीं है, किससे है? कुक्कुक से। आगे देखो, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? अब ऐसे क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के जो एग्जामिनर है उनको ऐसे क्वेश्चन पूछने में बड़ा मजा आता है, सन दे देके। ठीक है, बच्चे कितने क्वेश्चन याद करें लेकिन करने पड़ेंगे भाई, है ना। तो आपसे क्या पूछा है? सूखा संभावित क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा अपना, सूखा संभावित क्षेत्र कब है? 1974-75 के अंदर। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? क्षेत्र कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया? ठीक है, अब बात करें 1977-78 की, तो इसमें स्टार्ट किया गया था मरु विकास कार्यक्रम। क्या किया गया था? मरु विकास कार्यक्रम, ये स्टार्ट किया गया था। अब मैं बात करूं आपको कि 2004-05 के अंदर क्या स्टार्ट किया गया था? 2004-05 के अंदर स्टार्ट किया था डांग विकास कार्यक्रम। भाई देखो ये क्या है, देखो सूखा संभावित, जिधर जिधर सूखा पड़ रहा है उसके अंदर सरकार क्या कार्य कर सकती है? मरु मतलब जैसे मरुस्थल है, तो उसके विकास के लिए क्या कार्य कर सकती है? जैसे अब डांग विकास के मैं बताऊं आपको, डांग विकास कार्यक्रम। अब ये डांग विकास कार्यक्रम क्या है? ये 2 संभाग के अंदर चलाया गया। एक तो कौन सा संभाग है? कोटा के 4 जिले, एक है अपने भरतपुर के 4 जिले। तो ये 8 जिलों के अंदर चलाया गया। कितने जिलों के अंदर? 8 जिलों के अंदर। आपसे संभाग पूछे तो कितने संभागों के अंदर चला गया है? 2 संभागों के अंदर। ठीक है, 89 के अंदर, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इसके अंदर है कादरी। क्या नाम है भाई? कादरी। ठीक है, अब ये कादरी क्या है मुझे आप बता देना कमेंट करके। अब इसे 89 में आप खुद ही बताना मुझे ये कादरी क्या है। ठीक है, यह कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया है। ठीक है,
कांद्रा या कांदरी जो भी है 1989 के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है, मरु विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित कार्यक्रम और डांग विकास कार्यक्रम, ठीक है। और इसी के साथ आप एक और जोड़ सकते हो, BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये रीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कि BADP जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है कितने जिलों के अंदर चला गया। देखो नाम में लिखा है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर पे जो जो जिले हैं उस पे होगा, तो कितने जिलों के अंदर था, 4 जिलों के अंदर था ये, है ना, BADP, ठीक है। तो ये अपना 5वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, ये भी एग्जाम के अंदर हमेशा ही पूछा जाता है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि राणा प्रताप सागर जो है बांध है, ये कौन सी नदी के ऊपर कहाँ स्थित है, ये तो बात की बात है, कौन सी नदी पर है। तो मैं आपको पूरा थोड़ा सा डिटेल के अंदर ही बता देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना राजस्थान है, प्रधान क्या है, प्रधान राजस्थान, ये अपना राजस्थान हो गया, ठीक है। इधर से राजस्थान के दक्षिण से इधर मैं आपको बताऊं ये जगह हो गई MP, और MP की जगह हो गई जानापाव की पहाड़ियां, जानापाव की पहाड़ियां। और ये जानापाव की पहाड़ियां कहाँ है, MP के अंदर है, ठीक है। यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है चंबल। ऐसे नदी निकलती हुई इधर आती है और ऐसे निकल जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो चंबल नदी है, इसके अंदर कुल 4 बांध बने हुए हैं। जो पहला बांध है चंबल नदी पे, ठीक है, वो यहां बना हुआ है। यहां मतलब राजस्थान के अंदर नहीं है, राजस्थान से बाहर है। उस बांध का नाम है, पहला का नाम है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, ठीक है। वैसे तो ये प्रथम चरण के अंदर गांधी सागर बांध बनाया गया था, ठीक है। अब दूसरा चरण आगे बात कर लेते हैं। इसके आगे है राजस्थान में, ये चित्तौड़ से 84गढ़ से घुस जाती है नदी, ठीक है। इसके आगे निकलती है, आगे जाते ही चित्तौड़ के अंदर ही यहाँ पे एक बांध है, यह थोड़ा सा मोटा हो गया, ठीक है। तो यहां से घुस जाती है और यहां से आगे चलते ही एक और यहाँ पे अपने क्या है, इसका जो बांध है, ठीक है, चित्तौड़ के अंदर यहाँ। अब यहाँ कौन सा बांध है, तो सेकंड बांध है, उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, चित्तौड़ के अंदर है। अभी मैं आपको आंसर में बता दूंगा। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे कोटा है, और कोटा के अंदर जो बांध है उसका नाम है जवाहर सागर, जवाहर सागर, ये इसे कहते हैं कोटा डैम, क्या कहते हैं, कोटा डैम। फिर इसके आगे से थोड़ा चलते हैं तो ये भी कोटा के अंदर ही है, और इसको अपन कह देंगे कोटा बैराज, क्या कह देंगे, कोटा बैराज, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है। तो देखो अब राणा प्रताप सागर, 2 चीजें मैंने आपको बता दी कि ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये जिले में तो कौन से में है, चित्तौड़गढ़ में। यदि आपको राउतबाटा नहीं दे रखा होता और चित्तौड़गढ़ दे रखा होता तो आंसर क्या हो जाता, चित्तौड़गढ़। लेकिन आपको चित्तौड़ के अंदर भी जगह दे रखी है, वो कौन सी जगह दे रखी है, राउतबाटा। यहाँ पे अपना परमाणु संयंत्र है और यहाँ से क्या मिलती है अपने को, ऊर्जा बनाता है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि राउतबाटा में जो ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है ये कौन से देश के सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चीजें बता देता हूं कि ये जो अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ये सेकंड ग्रेड के अंदर कि ये जो गांधी सागर बांध है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो आपको बताऊं मैं कितनी है इसकी, 61 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई, 61 मीटर, ठीक है ना। तो ये चीजें आप देखना, ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब ये भी तो हो सकता है कि ऐसा कौन सा बांध है जिसके ऊपर से जो है बिजली का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, केवल वो सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, रावतबाटा। आगे देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो देखो आप तो ऐसे ध्यान रखना कि बम फेंक दे, सबसे ज्यादा डेंजर जो खूंखार जनजाति जी ये होते हैं, आदमी होते हैं, ये होते हैं भरतपुर के और अलवर के, ठीक है, मेवात क्षेत्र के। तो आप ऐसे ध्यान रख लेना कि बम किधर फेंका जाता है, अपने भरतपुर और अलवर क्षेत्र के अंदर फेंका जाता है, ठीक है। तो जो ये है, अब भरतपुर और अलवर क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, मेवात। अरे क्या कहते हैं, मेवात। तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, डायरेक्ट मेवात होना चाहिए। तो बम नृत्य किसमें किया जाता है, अलवर और भरतपुर में,
भाई याद कराने वाली बात है, ऐसा कुछ ही नहीं है कि उधर बम फेंकते हैं, ठीक है। अलवर और भरतपुर के अंदर, अब अगर आपको अलवर और भरतपुर ऑप्शन के अंदर नहीं दे, एक ही जिला दे, तो आपको किसको टिक करना है, भरतपुर को टिक करना है, ठीक है। नई फसल के इस पे इसको गाया जाता है, बम नृत्य को किया जाता है, ठीक है। ब्यावर की बात करूं मैं, तो ब्यावर के अंदर कौन सी सवारी है, बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी निकाली जाती है ब्यावर के अंदर। और अपन बात करेंगे मांडल, मांडल में कौन सा नृत्य, तो इसमें नाहर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, नाहर नृत्य। भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है ये मांडल, कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा। और शेखावटी की बात करूं मैं, तो शेखावटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, गीदड़, गीदड़ नृत्य किया जाता है। या शेखावटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, चंग नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये नृत्य की बात हो गई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेवात, अलवर और भरतपुर। आगे देखो, राजस्थान में गेटोर की छतरियां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किस वंश के शासकों से संबंधित है। देखो मैं आपको बताऊं भाई, ये गेटोर की जो छतरियां हैं, ये गेटोर की छतरियां अपने नाहरगढ़ में है। कहाँ है, नाहरगढ़। और नाहरगढ़ कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंदर, नाहरगढ़। और नाहरगढ़ कहाँ पड़ता है, जयपुर में। तो अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये किससे संबंधित है, तो ये कौन से वंश से संबंधित है, कच्छाव वंश से संबंधित है। लेकिन ये गेटोर की छतरियां है क्या, तो गेटोर की छतरियों में जो यहाँ के कच्छावा वंश के जो राजा महाराजा थे, उनका जो ये समाधि स्थल है, क्या कौन सा स्थल है, समाधि स्थल, ठीक है। तो कौन सा स्थल है, समाधि स्थल है। तो कौन सी छतरियां, गेटोर की छतरियां। आपसे कोई पूछे कि गोहिल वंश के जो महाराणा है उनका समाधि स्थल है क्या, तो गोहिल वंश के जो महाराणा है उनका समाधि स्थल कहलाता है महासतिया। क्या कहलाता है, महासतिया, अंत्येष्टि स्थल या समाधि स्थल कहते हैं। अभी एग्जाम में पूछा था कि मेवाड़ के गोहिल वंशीय शासकों का जो अंत्येष्टि स्थल है वो कौन सा है, तो महासतिया। और ये महासतिया कहाँ पड़ता है, पहाड़ के अंदर। अपने बात करें कि जो मेवाड़ का राजा था उसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था, अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप का बेटा था। उसके बाद में सभी राजाओं की जो छतरियां है, छतरियां है, वो कहाँ पे है, अपने महासतिया के अंदर है। महासतिया कहाँ पड़ती है, आहड़ के अंदर पड़ती है। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, 1240 के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना किसने की है, राव सिंहा ने की है, सिंहा ने, ठीक है, राव सिंहा ने। राव सिंहा कहाँ से आया था, तो कन्नौज से आया था। कहाँ से आया था, कन्नौज से, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी होगा कि राठौड़ वंश की उत्पत्ति है जो राष्ट्रकूट वंश, एक दक्षिण भारत का, और जो अपना यूपी का जो कन्नौज का जो घेड़वाल वंश है उससे मानी जाती है। चौहान वंश का संस्थापक कौन है, चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव। और इसने इसकी स्थापना कब की थी, चौहान वंश की 551 ईस्वी के अंदर। इसका जो मूल पुरुष है ये कौन है, वासुदेव, ठीक है। तो गेटोर की छतरियां किसकी है, कच्छावा वंश की है, जयपुर नाहरगढ़ के अंदर है। आगे देखो, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कि मतलब जो सरसों का उत्पादन है पूरे भारत, जो भारत में किया जाता है, तो राजस्थान का कितना परसेंट है, कितने परसेंट राजस्थान करता है, या कितना इसका स्थान है। तो मैं बताऊं आपको, सरसों राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है पूरे भारत के अंदर, तो पहले स्थान के अंदर है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि ये सरसों के बारे में और राजस्थान के अंदर कुछ है क्या ऐसा भारत का, तो मैं आपको बताऊं, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सेवर भरतपुर, सेवर भरतपुर, ठीक है। यहां पे है अपना राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान, क्या है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब की गई थी यहाँ पे, तो इसकी स्थापना की गई थी 20 अक्टूबर 1993 के अंदर। अरे कब की गई है, 20 अक्टूबर 1993 के अंदर की गई है। अब आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, चाहे मैं बता दूं आपको, कि इसमें 2009 में, कब की बात है, 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का, और इसका कर दिया था राष्ट्रीय सरसों निदेशालय। क्या कर दिया था, राष्ट्रीय सरसों निदेशालय। ये क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही में एग्जामों के अंदर, ठीक है। कि सेवर भरत, ये तो सभी को पता रहता है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सेवर भरतपुर के अंदर है। इसकी स्थापना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्थापना देख लेना, फिर कंफ्यूज मत हो जाना। 20 अक्टूबर, कब की बात है, 20 अक्टूबर 1993 के अंदर। और इसका नाम चेंज कब किया गया, 2009 में, राष्ट्रीय सरसों निदेशालय इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, तो सरसों उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। आगे देखो, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहां स्थापित किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि ब्यावर के अंदर तो पहली सूती मिल थी, कृष्णा मिल। कौन सी मिल थी, कृष्णा मिल, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र की मिल थी ये,
ठीक है। अब मैं बात करूं आपको कि ये जो इसका आंसर होगा ये क्या होगा, भोपाल सागर। कौन सा सागर, भोपाल सागर। प्रथम चीनी उद्योग कहां स्थापित किया गया था, भोपाल सागर। और ये भोपाल सागर कहां पड़ता है, चित्तौड़ के अंदर। अरे कहां पड़ता है भाई, चित्तौड़ के अंदर। तो प्रथम जो चीनी उद्योग है ये भोपाल सागर कहां स्थापित किया गया था, चित्तौड़ के अंदर। अब हम बात करें कि केशोराय पाटन, तो केशोराय पाटन के अंदर भी शुगर मिल है, शुगर मिल है। अब आप ध्यान रखना ये केशोराय पाटन कहां पड़ता है अपना, बूंदी के अंदर। अरे कहां पड़ता है भाई, बूंदी के अंदर। और गोटन, गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का कारखाना है, सफेद सीमेंट का कारखाना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर सीधे सीधे क्या बता रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सीधे सीधे की मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन ही यही पूछा जाएगा कि शुगर मिल बूंदी के अंदर कौन सी जगह पर है, केशोराय पाटन के अंदर है, ठीक है। अगर यदि आप इसके अंदर सन भी देखना चाहो तो सन भी देख सकते हो कि जो ब्यावर की जो कृष्णा मिल है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1889 के अंदर की गई थी, ठीक है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। केशोराय पाटन की कब की गई थी, तो ये शुगर मिल की 1965 के अंदर की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है। और गोटन सफेद सीमेंट का कारखाना है, और भोपाल सागर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर इसमें प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये आप देखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और गोटन है कहां पे, नागौर के अंदर, ठीक। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो जगत शिरोमणि मंदिर किस जिले में स्थित है, जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बताता हूं, ठीक है। जिला तो आप सीधा बात करो तो कहां है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। अब जगत शिरोमणि मंदिर है, इसका जो निर्माण है, इसका क्या है निर्माण, वो कराया था कनकावती ने, कनकावती ने, ठीक है। कनकावती कौन थी, तो कनकावती जो अपना मानसिंह प्रथम था, अकबर के दरबार में रहा करता था मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम की ये पत्नी थी, ठीक है। क्या थी उसकी ये पत्नी। किसकी, क्यों करवाया था इसका निर्माण, इस मानसिंह का और कनकावती का एक बेटा था जिसका नाम था जगत सिंह, ठीक है, जगत सिंह। जब अकबर ने मानसिंह को बंगाल अभियान में भेजा था तो जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है, कौन से अभियान में, बंगाल अभियान के अंदर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में एक जो है मंदिर बनवाया था, उसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। लेकिन इसकी खास बात मैं आपको बताऊं, एक चीज तो ध्यान रखना, ये जगत सिंह जो मानसिंह का बेटा था, इसका जो शिष्य था उसका नाम था कबीरदास जी, ठीक है। दूसरा, ये जगत शिरोमणि मंदिर है, इसके अंदर जो मूर्ति लगी हुई है वो किसकी मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण मूर्ति है, ठीक है। अब वह कौन सी कृष्ण मूर्ति है, वह मूर्ति है जिसकी मीरा बाई, ठीक है, कहां पूजा करती थी, चित्तौड़ के अंदर पूजा करती थी, कहां पूजा करती थी, चित्तौड़ के अंदर क्या करती थी, पूजा करती थी। उस मूर्ति को बाद में यहाँ ले आया गया और इसके अंदर स्थापित किया गया। इस वजह से जगत शिरोमणि मंदिर को अपन कौन सा मंदिर भी कहते हैं, मीरा मंदिर भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मीरा मंदिर भी कहते हैं। तो ये जगत शिरोमणि मंदिर की सारी बातें, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं तो ये तो सारी बातें हो ही गई, उदयपुर, बूंदी, राजसमंद, इसके बारे में तो क्या पता है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि राजस्थान का जो खजुराहो, एक किराड़ू के अंदर जो जैन मंदिर है, बाड़मेर, किराड़ू कहां पड़ता है, बाड़मेर, इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान जो जसवंतड़ा है इसको क्या कहते हैं, तो इसको राजस्थान का क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल, क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल, ठीक है। और ये बंड देवरा, ये बंड देवरा कहां पड़ता है, बारां के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वैसे तो इसको कहते हैं मिनी क्या कहते हैं इसको, खजुराहो, मिनी खजुराहो कहते हैं। या इसको अपन क्या कहते हैं, हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो, ठीक है। और बात करें अथुर्णा, और अथुर्णा कहां पड़ता है, बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। अरे कहां पड़ता है भाई, बांसवाड़ा के अंदर। और यहाँ पे क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। देखो राजस्थान के अंदर 3 ब्रह्मा जी के मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, राजस्थान के अंदर 3 ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक अपने कहां पड़ता है, अपने अजमेर के अंदर पड़ता है, पुष्कर के अंदर, जो विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है। और दूसरा कहां पड़ता है, अर्थुर्णा, बांसवाड़ा के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है। तीसरा तो आपको ही बताना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है भाई, तीसरा आप खुद बताना। आगे देखो, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है। अब ये शेखावटी ब्रिगेड क्या है, इस शेखावटी ब्रिगेड का संबंध 1857 की क्रांति से है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि खेरवाड़ा के अंदर कौन सी बटालियन थी, तो खेरवाड़ा के अंदर थी मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील
कोर बटालियन थी। मेवाड़ भील कोर बटालियन का गठन कब किया गया था? तो इसका किया गया था 1841 के अंदर। एरिनपुरा के अंदर कौन सी बटालियन थी? तो एरिनपुरा के अंदर थी जोधपुर लीजियन। अरे कौन सी बटालियन थी? जोधपुर लीजियन। अब जोधपुर लीजियन का मुख्यालय कब ये बनाया गया था? इसको 1835 के अंदर बनाया गया था। ठीक है। और झुंझुनू के अंदर, ये इसका आंसर क्या होगा? झुंझुनू। और झुंझुनू में क्या है? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय है। ठीक है। और इसको भी जो शेखावटी ब्रिगेड है, क्या है? शेखावाटी ब्रिगेड। और इसका मुख्यालय कब बनाया गया था? इसको भी 1835 में बनाया गया था। ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखना। खेरवाड़ा के अंदर मेवाड़ भील कोर 1841 के अंदर, एरिनपुरा के अंदर जोधपुर लीजियन 1835 के अंदर, और झुंझुनू में शेखावटी ब्रिगेड 1835 के अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसको डिटेल के अंदर बताता हूं। जैसे मान लीजिए प्रत्येक राज्य के अंदर कानून या विधेयक है जो उसकी विधानमंडल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? विधान मंडल के अंदर। अब विधान मंडल में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक तो हो गया विधानसभा और एक हो गया विधान परिषद। और विधान मंडल के 2 तो सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं। इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? राज्यपाल। अब ये कह रहा है, बात चल रही है धन विधेयक की, मनी बिल की बात चल रही है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, उसका डिसीजन कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा का अध्यक्ष करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं है। यदि ये कह देता है कि ये धन विधेयक है, तो पहले सबसे पहले ये जो धन विधेयक है ये किसके पास में जाएगा? राज्यपाल के पास में जाएगा। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही इसके अंदर लाया जाएगा। और सबसे ज्यादा किस में लाया जाता है? ये अपने विधानसभा के अंदर लाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसकी अनुमति के बिना? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना तो ये आ ही नहीं सकता। यहाँ पे यदि आ गया, विधानसभा में आ गया, यहां से पास होके विधान परिषद के अंदर चला गया, इसके पास कोई अधिकार नहीं होता, 14 दिन में इसको पास करना ही पड़ता है। ठीक है। यदि दोनों सदन से पास हो जाता है तो ये किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, धन विधेयक, जो राज्य का धन विधेयक है, ये अनुच्छेद 198 की बात है। और राज्यपाल के पास ये अनुमति के लिए जाता है, ये अनुच्छेद आर्टिकल कौन सी बात है? 200 की बात है। तो राज्यपाल और विधेयक सबको रोक सकता है, अनुमति के लिए मना कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को मना नहीं कर सकता। धन विधेयक पर साइन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले किसकी अनुमति से लाया गया है? राज्यपाल की अनुमति से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? राज्यपाल। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो काजरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो मैं इसको डिटेल में अंदर बताता हूं आपको। एक तो है अपना काजरी, ठीक है, काजरी, और एक है अपना आपरी। ठीक है। ये दोनों अनुसंधान केंद्र है, मैं बताऊं आपको। ठीक है। दोनों अनुसंधान केंद्र है। ये दोनों कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। कंफ्यूज मत होना, मैं आपको डिटेल के अंदर बता देता हूं। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं कि ये काजरी का नाम क्या पहले काजरी था क्या भाई? तो काजरी का नाम काजरी नहीं था, तो क्या था? मरु वनीकरण। ठीक है। मनु वनीकरण केंद्र था। ठीक है। इसकी स्थापना, देखो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया, मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। लेकिन इसका जो नाम चेंज किया गया था, ये काजरी कब किया गया था? सबसे पहले इसका जो नाम चेंज किया, मैं बताऊं आपको कब किया गया था? 1959 के अंदर इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? काजरी। अब ये काजरी की फुल फॉर्म में भी आपको बताऊंगा। दूसरा एक क्या है? आपरी। आपरी की स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1985 के अंदर। ठीक है। और आपरी जो है, इस नियमित रूप से कार्य स्टार्ट किया था, इसने कार्य प्रारंभ कब किया था? कार्य प्रारंभ किया था 1988 के अंदर, इसने प्रॉपर तरीके से कार्य प्रारंभ कर दिया था। तो आपसे क्या पूछा गया? काजरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सीधा सीधा काजरी कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। देखो, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क अनुसंधान केंद्र। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? आपरी, ये कह रहा है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब ये फॉरेस्ट के बारे में है, जो वन, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, इसके बारे में। दोनों की फुल फॉर्म आप देख लेना। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, लेकिन कार्य प्रारंभ कब किया गया था? 1988 में। और वन वनीकरण के मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना 1952 में हुई थी, लेकिन इसको काजरी नाम कब दिया गया था? 1959 में दिया गया था। ये दोनों कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान लगाना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है।
आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित? तो ये तो सभी को पता होगा भाई, देखो ऊंट प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ है? जोहड़बीड़। और ये जोहड़बीड़ कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। अरे कहाँ है भाई? बीकानेर। और बीकानेर में क्या है? ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र। ठीक है, अब मैं बात करूं कि तिबिजी, देखो इसको ऐसे याद रखना कि 2000 रुपए का नोट दिया और तबियत खुश हो गई। अरे 2000 रुपए का नोट दिया और तबियत क्या हो गई? खुश हो गई। तो आप सबसे पहले ध्यान रखो कि 2000 के अंदर ये स्थापना की गई थी तिबिजी के अंदर। यहां क्या है? केंद्रीय मसाला अनुसंधान, केंद्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे। ठीक है, केंद्रीय। और ये कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। स्थापना की कब की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 2000 के अंदर। यदि मैं बात करूं कि जोहड़बीड़ ऊंट प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1985 को इसको क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अविका नगर की मैं बात करूं तो अविका नगर कहाँ पड़ता है? अविका नगर अपना टोंक में पड़ता है। ठीक है, और अविका नगर टोंक में क्या है? तो यहाँ पे है केंद्रीय भेड़ व बकरी, लल्डी व छाड़ी अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। अब आप कहोगे कि सर इसका भी सन बता दो, तो लो भाई। ठीक है, 1962 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, तो तीनों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना। अब बात करें कि मथानिया, मथानिया से क्या मिलती है? तो मथानिया तो जोधपुर के अंदर पड़ता है। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। कहते हैं कि यहाँ की 3 फुट गाजर पूरे भारत के अंदर फेमस है। ठीक है, ये मथानिया की 3 फुट गाजर कहाँ है? पूरे भारत के अंदर फेमस है। और यहाँ से क्या मिलती है? मिर्ची जो है, यहाँ की मथानिया की मिर्ची बहुत फेमस है। ठीक है, तो एक बार वापस से देख लेते हैं। तिबिजी, तिबिजी कहाँ है? 2000, तिबिजी 2000 के अंदर केंद्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, दूसरा अविका नगर कहाँ पड़ता है? टोंक के अंदर। केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान केंद्र 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, बात सही है। तीसरा क्या है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है, ऊंट प्रजनन केंद्र। 5 जुलाई कब की बात है? 5 जुलाई 19, ये भाई 84 है, 85 नहीं है, कितना है? 84। 5 जुलाई 1984 इसको क्या की गई है? इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये अपने जो है क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़। अरे कहाँ है? जोहड़बीड़। लटको मत भाई, लटको मत, बिल्कुल एनर्जी के साथ देखो वीडियो। ठीक है ना, आगे देखो, राजस्थान का वह किला है जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बात बताता हूं। एक अपने जो रियासत है उसका नाम है बीकानेर। अरे क्या नाम है? बीकानेर। और बीकानेर का राजा हुआ करता था सूरत सिंह। सूरत सिंह सबसे पहले यहां से आगे गया। 1805 की बात है। अरे कब की बात है? 1805 में उसने आक्रमण किया किसके ऊपर? बटनेर के ऊपर। और वार कौन सा था? मंगलवार। सूरत सिंह ने बटनेर पर आक्रमण करके उसका सूरत चेंज कर दी, उसका फेस ही चेंज कर दिया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? हनुमानगढ़ कर दिया था। ये लो भाई, सूरत सिंह जी ने पहला काम कर दिया। थोड़े से आगे बढ़े, आगे गए सूरत सिंह जी, बात है 1814 की। अरे कब की बात है? 1814 की। जगह पड़ती है चूरू। अरे कौन सी पड़ती है? चूरू। चूरू वो जीतने का प्रयास किया। यहाँ का सामंत हुआ करता था शिवजी सिंह। क्या हुआ करता था? शिवजी सिंह। मेरे पापा का नाम भी शिवजी सिंह है। ठीक है, तो शिवजी सिंह के ऊपर जब सूरत सिंह ने आक्रमण किया तो शिवजी सिंह ने वापस से आक्रमण किया, लेकिन शिवजी सिंह के पास में गोले बारूद खत्म हो गए थे। और गोले बारूद खत्म होने के ऊपर 1814 में उसने महलों से क्या दाग दिए थे? चांदी के गोले दाग दिए थे। तो कौन सा किला था वो? चूरू का किला। ठीक है, जालौर के किले के बारे में आपको बताऊं, इसामुद्दीन ने यह कहा था, इसामुद्दीन ने यह कहा था कि ऐसा कोई आक्रमणकारी नहीं है जिसने जालौर के किले के क्या खोल दियो, मतलब दरवाजे खोल दियो आक्रमण करके। ठीक है, और जालौर के जो है सोनगढ़ चौहानों का रास्ता। ठीक है, तारागढ़ 2 है, एक तो अपना अजमेर के अंदर है। पृथ्वीराज जो सिसोदिया है उसने अपनी पत्नी तारा के नाम पे इसका तारागढ़ रख दिया था। एक अपना कहाँ है? बूंदी के अंदर है। ठीक है, अब ये बूंदी वाला है, नीचे से देखते हैं ऊपर बहुत है तो तारे जैसा दिखता है, इस वजह से इसका नाम क्या है? तारागढ़। बटनेर की मैं अगर बात करूं तो बटनेर में इसका निर्माण किसने कराया था? भूपत भाटी ने करवाया था। भूपत भाटी ने। दोनों किलों की मैं बात बताऊं, आंतरिक आक्रमण सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेले तो वो किसने झेले हैं? तारागढ़। यदि बाह्य आक्रमण सबसे ज्यादा किसी पे किए गए हैं वो किस पे किए गए हैं? बटनेर पर। बाह्य आक्रमण और इसका है आंतरिक आक्रमण। ठीक है, आंतरिक आक्रमण सबसे ज्यादा किस पे किए गए हैं? तारागढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजस्थान वित्त निगम RFC, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका तो मैं बताऊं देखो आपको कि राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई है? 1955 के अंदर की गई है। लेकिन आपसे अगर यदि कोई पूछे कि 1995 के अंदर किसकी स्थापना की गई है, तो 1995 के अंदर की गई है रूडा। किसकी की गई है भैया? रूडा। ठीक है। अगर यदि आपसे कोई पूछे कि 1980 के अंदर किसकी की गई है, तो 1980 के अंदर की गई है रिक्को की, RICCO, रिक्को, इसकी स्थापना की गई है। अब आप कहोगे कि सर इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो इतना तो आप एक बार गूगल सर्च करना कि इनकी स्थापना कब कब की गई है, तो आपको सारी चीजें वहां पे जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। अगर यदि बात करें कि 1961 में किसकी स्थापना की गई है, तो यहाँ की गई है राजसिको की स्थापना। किसकी स्थापना की गई है? राजसिको की। कब की गई है? 3 जून 1961 को इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो ये चीजें आप देखना कि 1995 में रूडा क्या है, 1980 में ये रिक्को क्या है, ठीक है, और 1961 में ये राजसिको क्या है। राजस्थान वित्त निगम या राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई है? 1955 के अंदर की गई है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जानते हो ये तो आप, इजी क्वेश्चन है वैसे तो। राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो राजस्थान का कौन सा जिला जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा जाना जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान की वस्त्र नगरी। अब यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का वह जिला जिसे, या राजस्थान का वह क्षेत्र जो जिसे नवीन वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो भिवाड़ी है, नवीन वस्त्र नगरी, नवीन वस्त्र नगरी। ठीक है। बात करें कोटा की, तो कोटा को किसके नाम से जाना जाता है भाई? शिक्षा नगरी के सामने, राजस्थान की शिक्षा नगरी, या राजस्थान का क्या कहते हैं इसको? कानपुर भी कह देते हैं। ठीक है। बात करें झालावाड़ को, तो झालावाड़ को कहते हैं राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर। नागपुर में सबसे ज्यादा क्या होती है? संतरा होती है। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा संतरा कहाँ होती है? झालावाड़ के अंदर होती है। ठीक है। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे देखते हैं। एक थम्बिया महल कहाँ स्थापित किया गया था? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें से, आप ये देखना कि भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी का दर्जा कब दिया गया था और कब वस्त्र नगरी कहा गया था? तो ये कब कहा गया था? 2009 के अंदर इसको कहा गया था। ठीक है, ये चीज देख लेना आप। और आगे देखो, एक थम्बिया महल कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात करें कि एक थम्बिया, देखो एक तो है एक थम्बिया और एक है एक थम्ब। ठीक है। यदि बात करें कि एक थम्बिया महल कहां स्थित है, तो इसका आंसर जाएगा डूंगरपुर। ठीक है। और यदि पूछे आपको कि एक थम्ब महल कहां स्थित है, एक थम्ब महल, तो फिर इसका आंसर क्या जाएगा? अपना जोधपुर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना डूंगरपुर। एक थम्बिया पूछा है, अगर यहाँ एक थम्ब महल होता तो क्या किस पे चला जाता? वो जोधपुर पे चला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय किन छावनियों ने भाग नहीं लिया था? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? तो उस समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी भाई, 6 सैनिक छावनियां। ये सब जानते हो आप, छावनियां नहीं जानते हो तो देख लो। ठीक है। अब कौन कौन सी थी तो मुझे बताओ। पहली का नाम है नसीराबाद, पहली का नाम क्या है? नसीराबाद। दूसरी का नाम क्या है? नीमच। तीसरी का नाम क्या है? देवड़ी। चौथी का नाम क्या है? एरिनपुरा, एरिनपुरा। पांचवी का नाम क्या है? ब्यावर। और छठी का नाम क्या है? खेरवाड़ा। क्या नाम है? खेरवाड़ा। ठीक है। 3, 4, 5 और 6। बात करूं मैं, नसीराबाद अजमेर के अंदर है, अजमेर। नीमच कहां पड़ता है? अभी वर्तमान में MP के अंदर। देवड़ी कहां पड़ता है? टोंक के अंदर। एरिनपुरा कहां पड़ता है? पाली के अंदर। ब्यावर कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर। और उदयपुर, खेरवाड़ा कहां पड़ता है? उदयपुर के अंदर। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, नसीराबाद के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को। ठीक है। नीमच के अंदर 3 जून को। ये 3 जून ये नीमच वाले सैनिक देवड़ी के अंदर आकर क्रांति करते हैं। बात करूं मैं एरिनपुरा की, तो एरिनपुरा को कब हुई थी? 21 अगस्त को। ठीक है। लेकिन 2 ऐसी सैनिक छावनियां हैं, ब्यावर और खेरवाड़ा, जहां पे कोई क्रांति नहीं हुई। और क्रांति नहीं हुई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यावर और खेरवाड़ा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तो सैनिक छावनियों के अंदर क्रांति है। लेकिन 1857 की क्रांति के अंदर और भी महत्वपूर्ण विद्रोह है। जैसे कोटा का विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर को। अरे कब हुआ था? कोटा का विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर को। जयदयाल और मेहराब खान ने, जो वहां का मेजर बटन था, उसका गला काट लिया था और पूरे कोटा के अंदर घुमाया था।
ठीक है। वहां का जो राजा हुआ करता था महाराव राम सिंह सेकंड हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? ठीक है, तो ये तो आंसर सीधा सीधा ही है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर का एक गांव है जिसका नाम है बगदरी गांव, और बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित JLN ने यहाँ से इसकी शुरुआत की है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि इसको जो ऑथेंटिक संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था पंचायती राज को, तो इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज को क्या दिया गया था, इसमें संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बात करूं मैं 1956 की, तो 1956 में राजस्थान का एकीकरण है जो अपना क्या हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान पूरा हुआ था। एकीकरण क्या हुआ, पूरा हुआ था, ठीक है। राजस्थान में 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात करूं मैं 1973 और 2002 की, तो 1973 का तो ऐसे कोई खास है नहीं। अपन कह सकते हैं कि केशवानंद भारती जो केस है उसका रिजल्ट 1973 के अंदर आया था, ठीक है। तो ये मैं बताऊं पंचायती राज 24 अप्रैल को, या इस वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और ये केशवानंद भारती का जो रिजल्ट आया था वो भी 24 अप्रैल को आया था। 2002 की मैं बात करूं तो 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में क्या किया गया था, 21 का एक अनुच्छेद जोड़ा गया और इसमें शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कर दिया गया था। शिक्षा का अधिकार को क्या बना दिया गया था, मौलिक अधिकार बना दिया गया था। मौलिक अधिकार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, 21 का के अंदर दिया गया, ठीक है। तो ये बात है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तो सभी को आता होगा भाई, मैं आपको सारी बातें बता देता हूं कि ये जो मरु महोत्सव है ये मनाया जाता है जैसलमेर। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। बीकानेर के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव। बाड़मेर के अंदर कौन सा मनाया जाता है, मुझे आप कमेंट करके बताओ। और जयपुर के अंदर कौन सा मनाया जाता है, हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपका जी माने तो, वरना ये जो है जुझारू उम्मीदवार आपके लिए हमेशा तैयार है, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप तो क्या ही बताओगे। जो बाड़मेर के अंदर क्या मनाया जाएगा, थार महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। अब ये आप देख लेना कि मरु महोत्सव में क्या होता है, ऊंट महोत्सव में क्या होता है, थार महोत्सव, हाथी महोत्सव में क्या होता है, ये चीजें आप खुद भी देख सकते हो। इतना सा गाइडेंस आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाकिम का सूरी का संबंध कौन सा है, हाकिम का सूरी का संबंध किस युद्ध से था? देखो भाई ये 2 चीजें हैं जो मैं हमेशा क्लास के अंदर बताता हूं, कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। एक का नाम है अपना हाकिम का सूरी, हाकिम का सूरी, और एक का नाम है हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, ठीक है। पहले मैं हाकिम का सूरी की बातें बताता हूं। ये एक अफगान सरदार था, अफगान सरदार था, मुसलमान था, ठीक है, मुसलमान, एकमात्र मुसलमान हाकिम का सूरी, जो ये किसकी सहायता करने के लिए आया था, 1876 में जो युद्ध हुआ, सॉरी 1576 के अंदर जो युद्ध हुआ था उसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका हाकिम का सूरी का संबंध कौन से है, हल्दी घाटी के युद्ध से है। लेकिन बात करूं मैं हसन खां मेवाती कौन था, ये हसन खां मेवाती मेवात से आया था। किसके सहायता देने के लिए आया था, तो ये राणा सांगा की सहायता करने के लिए आया था, राणा सांगा की सहायता। राणा सांगा की सहायता कौन से युद्ध के अंदर, खानवा के युद्ध। बाकी तो राणा सांगा सारे युद्ध जीत गया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था, ठीक है। खानवा कहाँ पड़ता है, रूपवास तहसील, और ये रूपवास तहसील कहाँ पड़ती है, भरतपुर के अंदर पड़ती है, ठीक है। ये युद्ध में सांगा हार गया था लेकिन, है ना, ओके। बात करूं मैं 1437 की, तो ये सारंगपुर का युद्ध ये किस किस के मध्य में हुआ था, तो वर्सेस लगा देता हूं बीच में। एक साइड में कौन है, कुंभा, और एक साइड में कौन है, महमूद खिलजी फर्स्ट, इसके मध्य हुआ था, महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य। कौन जीत गया था, कुंभा। इसी युद्ध के जीतने के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में कौन से स्तंभ का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। कौन से स्तंभ का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ। 9 मंजिला इमारत है, 3री मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 5वीं मंजिल पर जेता, पोमा, नापा, पूजा के नाम है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पर एक बार बिजली गिर गई थी तो स्वरूप सिंह ने उसका स्वरूप चेंज कर दिया था।
और राजस्थान की ऐसी पहली बिल्डिंग है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। इसको भारतीय हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं, इसको गरुड़ ध्वज कहते हैं, इसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं, इसको मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं इसको। ठीक है, ये सब किसकी बातें हैं? विजय स्तंभ की बातें। थोड़ा सा भाव आ गया था भाई, है ना। तो अब बात करते हैं अपन 1567-68 में चित्तौड़ का युद्ध, ये किस किस के मध्य में हुआ था? तो एक साइड में अकबर था, एक साइड में कौन था? अकबर में। एक साइड महाराणा प्रताप के पापा थे, उनका नाम था उदय सिंह। लेकिन पापा तो पहले ही यहाँ से चले जाते हैं, कौन सी पहाड़ियों के अंदर? गिरवा की पहाड़ियां, उदयपुर में चले जाते हैं। पीछे से यहाँ पे दो आदमी बचते जिसके सेनापति थे, एक का नाम था जयमल और एक का नाम था पत्ता। ये दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 1544 गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध हुआ था। और 5 जनवरी किस किस के मध्य में हुआ था? शेरशाह सूरी ने, किसने? शेरशाह सूरी ने किस पर आक्रमण किया था? वर्सेज, अपने मालदेव पर आक्रमण किया था। मालदेव कानों का कच्चा निकला। मालदेव ने जेता और कुंपा को पूरी सेना को सौंप कर मालदेव यहाँ से भाग जाता है। जेता और कोपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं तो यह शेरशाह सूरी का जो सांस है यहाँ तक आ गया था, ऊपर निकलने वाला ही था, लेकिन पीछे से जलाल खान जलवानी एक टुकड़ी लेकर आ जाता है और इसको जितवा देता है। और इससे जीतने के बाद में इसके मुंह से हाय मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कि मारवाड़ में होता क्या है? बाजरा, और बाजरे के लिए मैं लड़ रहा हूं इधर, अगर मैं हार जाता तो मैं आगरा और दिल्ली की बादशाहत भी खो देता। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जोधपुर का वह राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहता था, उस राजा का नाम है हनुवंत सिंह। अरे क्या नाम है? हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह ये चाहता था कि या तो मैं स्वतंत्र रहूं, या उनके मन में लालच था कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, या उनके जनता द्वारा ये कहा गया था कि हम तो किस में रहेंगे भाई, भारत के अंदर ही रहेंगे। तो बाकी इसके ऊपर प्रेशर बनाया गया, इसके ऊपर हनुवंत सिंह के ऊपर। हनुवंत सिंह को वहां बुलाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूपी में मेनन जी पास में बैठे थे। कहते हैं कि हनुवंत सिंह जी ऐसा डॉन था कि पेन के अंदर ही बंदूक रखता था। ठीक है, इसने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर तान दी, उन्होंने भी इनके ऊपर तान दी। ऐसे करके बैठ बिठा कर लास्ट में समझौता कर लिया और इसको किसमें मिला लिया? अपने राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर मिला लिया गया। चंद्रवीर सिंह की बात करूं तो ये भी डॉन था। इसने कहा कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूं। विलय पत्र तो भाई फिर किस पे हस्ताक्षर कर रहा है? कि मैं डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। लो भाई, ठीक है, कोई भी रियासत है जी किसी के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, कोई भी, जैसे मान लिया जाए जैसे 2 घर है, ये वाला घर, ये वाला घर, मैं इस वाले घर को कहूंगी यार तू आजा अपने एक साथ ही रह लेते हैं, और जो मैं कहूंगा तू मान लेना। अरे कोई नहीं करता इसे, लेकिन भाई मिलाया गया था उसे। शार्दुल सिंह ये बीकानेर के थे। शार्दुल सिंह को ये पता चला कि यार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने, सबसे पहले भाग के यही गया था। सबसे पहले साइन किसने किए थे? सर सबसे पहले किस पे हस्ताक्षर किए थे? विलय पत्र पर। विलय पत्र। अब अपने पास कौन बचता है? उदयभान सिंह जी बचते हैं। इनको भी बहुत ज्यादा डूसा आया था इनके भी साइन करने में। ठीक है, और सबसे लास्ट में अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कौन करता है? उदयभान सिंह धौलपुर के थे। विलय पत्र पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, और हनुवंत सिंह जी कहाँ के थे? जोधपुर के थे। ठीक है, और आप देखो सुनो बात, अब ये जो मैंने वीडियो है कितना मैंने कंटेंट, सारा कंटेंट मिलाकर इसे वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखना और पूरी तरीके से, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आपकी आत्मा से। ठीक है, जय हिंद जय भारत।